भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय नामा के मूल तत्व पार्ट 1 लेसन नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति। अब उसमें अपने क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 22 पी क्यू और आर समान भाग में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार है। तारीख 31/3/16 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार दी हुई है और इसके अंदर 31/3/16 के दिन कौन निवृत्त होता है। तो 16 के दिन जो पी क्यू आर एक समान भाग में साझेदार है और आर निवृत्त होता है कि 31/3/16 के दिन आर निवृत्त होता है और निवृत्ति के समय क्या बातें निश्चित की लिखी हुई है। अपने पहले समायोजन नंबर 1 समझेंगे कि पीढ़ी की ख्याति अंतिम 5 वर्ष से औसत लाभ की 3 गुना गिननी है। अपने पास में लाभ दिया है, छठा नंबर का पॉइंट गणना करते हैं। अब यहाँ लिखा है क्या, पहला पॉइंट लिखा है कि पीढ़ी की ख्याति अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ के 3 गुना गिनी। तो अपने पहले पीढ़ी का औसत लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो औसत लाभ के अंदर 6 नंबर का पॉइंट में अपने दिया है कि पीढ़ी का पहले 4 वर्ष का लाभ दिया हुआ है। 11-12 का 6,000, 12-13 का 2,000, 13-14 का 3,000, 14-15 का 2,000, ये 4 वर्ष का। और सवाल के अंदर तुमको लाभ हानि दिए 3,000, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। पहले अपने औसत लाभ ढूंढने के लिए 6,000 + 2,000 8,000, 8,000 के अंदर 3,000 डाल दो, 8,000 और 3,000 11,000, 11,000 के अंदर 2,000 डाला तो अपने 13,000 आया। और 13,000 में से जो पक्की तलपट के अंदर लाभ हानि जो लिखी है हानि है, तो 3,000 अपने माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा। 10,000 को अपने 5 से भाग देंगे तो औसत लाभ कितना मिला, 2,000। अब जो ख्याति गणने की है, ख्याति की गणना करने के लिए उसमें पहला ही पॉइंट में बोला है कि पीढ़ी की ख्याति अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ से 3 गुना करनी है। तो अपने ख्याति ढूंढी 2,000, तो ख्याति बराबर 2,000 गुणा 3 करो, 3 गुणा એટલે कुल मिली ख्याति कितनी, 6,000 मिली है। अब यहाँ पे आर निवृत्त होता है तो आर के भाग में ख्याति कितनी आएगी। तो आर के भाग में ख्याति अपने प्रमाण लाभ हानि का प्रमाण जो पुराना प्रमाण कितना दिया है कि समान भाग में बांटना है, तो 1 जाता है। तो अपने 6,000 को गुणा 1/3 कर देंगे तो कितनी ख्याति आएगी, आर के भाग में 2,000 ख्याति आएगी। और आर के लाभ का भाग पी को मिलता है। आर के लाभ का भाग क्या लिखा है यहाँ पे, आर के नीचे 7 नंबर का पॉइंट में ही लिखा है कि आर के लाभ का भाग पी को मिलेगा। तो क्या करने का, पी के पूंजी खाते 2,000 उधार कर देंगे और आर के पूंजी खाते 2,000 जमा करेंगे। फिर पूंजी खाते में एंट्री करते हैं। अब दूसरा एक के अपने लाभ का प्रमाण ढूंढ ले। पी क्यू आर का पुराना प्रमाण दिया हुआ है 1 और आर निवृत्त होता उसका भाग पी को मिलेगा। तो नया भाग अपने ढूंढना हो तो पुराना भाग प्लस लाभ करना। नया पी का भाग कितना है, पुराना 1/3 और नया भाग क्या है आर का 1/3। तो अपने को पी का भाग कितना मिलेगा, 2/3 और क्यू का मिलेगा, क्यू को लाभ में कुछ नहीं मिलने वाला है इसलिए पुराना भाग 1/3 है तो उसको 1/3 मिला। यानी लाभ हानि का अपने नया प्रमाण कितना ढूंढा, 2:1 ढूंढा है। अब लास्ट पूंजी की बाद में एंट्री करेंगे। अपने पहले ख्याति की एंट्री खाता बनाते हैं। अब अपने पुनः मूल्यांकन खाता, शब्द का पूंजी खाता, रोकड़ खाता, बैंक रोकड़ बैंक खाता और निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट। तो अपने पहले जो अपने 2,000 रुपया ख्याति की एंट्री देखी कि पी का पूंजी खाता उधार और आर के पूंजी खाते का। तो अपने पी के पूंजी खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में उधार के अंदर पी का पूंजी खाता 2,000, पी के पूंजी खाते उधार में 2,000 लिखेंगे और जमा के अंदर पी का पूंजी खाता ख्याति आर के पूंजी खाते में 2,000 लिखेंगे। अब अपने दूसरी एंट्री उसके साथ में देख ले तो शेष आगे लाए लिख देते। शेष आगे लाए पूंजी की शेष 9,000, 6,000 और 6,000। अब अपने रोकड़ शेष भी देख लेते हैं।
कि रोकड़ शेष कितनी है तुम्हारे पास में, रोकड़ शेष 1500, तो रोकड़ और बैंक खाते में शेष आगे लाए 1500। अब उसके बाद की एंट्री बाद में करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ज़मीन मकान की कीमत 15,000 गिननी है। अपने पास में पक्की तलपट में ज़मीन मकान की कीमत 10,000 थी, यानी 5,000 क्या हुआ, ज़मीन मकान की कीमत में वृद्धि हुई। तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में ज़मीन मकान खाता 5,000 जमा कर देने का, और आर्थिक चिट्ठे के अंदर ज़मीन मकान की कीमत कितनी लिख देंगे, 15,000 लिखेंगे। आर्थिक चिट्ठे में ज़मीन मकान की कीमत 15,000, क्योंकि वृद्धि हुई है इसलिए ज़मीन मकान 15,000। अब दूसरा क्या बोला है तुमको, तीसरे नंबर का समायोजन। एक्स लिमिटेड के शेयर की बाजार कीमत 1200 है और पक्की तलपट में अपने एक्स लिमिटेड के शेयर 1500 दिया हुआ है और उसकी कीमत कितनी है, बाजार कीमत 1200। तो कितनी कमी हुई, 300 रुपया कमी हुई है, क्योंकि 1200 था और 1500 की कीमत थी, वही कीमत 1500 थी और बाजार कीमत 1200 है। तो अपने एक तो आर्थिक चिट्ठे में पहले एक्स लिमिटेड का शेयर 1200 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो अपने कमी 300 की हुई है, पर लेकिन यहाँ पे तुमको विनियोग वृद्धि कमी फंड, ये शेयर एक प्रकार का विनियोग ही है, तो इसलिए अपने 360 उसके सामने विनियोग वृद्धि कमी फंड पहले से प्रावधान करके रखा है। तो अपने क्या करेंगे, 360 में से 300 जो कमी हुई वो माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, 60। 60 को अपने साझेदारों के पूंजी खाते में अपने विनियोग वृद्धि कमी फंड खाता 60 को समान भाग में बांट देंगे, यानी सबको 20-20-20 मिलेगा। ये एंट्री अपनी पूर्ण हो गई। अब उसके बाद की क्या बताया कि सभी देनदार साहूकार है। अब सभी देनदार साहूकार है तो अपने पहले देनदार कितना लिख देंगे, पक्की तलपट में 3,000। पक्की तलपट में अपने देनदार 3,000 लिख देंगे। और यहाँ क्या बताया है कि सभी देनदार साहूकार है, तो जो अपने डुबौतरी अनामत 240 लिखी है, पक्की तलपट में जो डुबौतरी अनामत 240 लिखे उसको कहाँ ले जाओ, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में ले जाना पड़ेगा। डुबौतरी अनामत 240, अभी कोई देनदार के पास से कोई रकम नहीं मिले ऐसा है नहीं, सबने रकम चुका दी, इसलिए जो अपने डुबौतरी अनामत का प्रावधान किया था वह क्या करो, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा में पुनः डुबौतरी अनामत खाता 240 लिख दो। अब उसके बाद में 5वां पॉइंट है, ₹2000 वेतन चुकाना बाकी का प्रावधान करना है। तो पहले तो एक डालो, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में वेतन चुकाना बाकी 2000, और उसकी दूसरी एंट्री पक्की तलपट में वेतन चुकाना बाकी 2000। अपने पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में जाता है वेतन चुकाना बाकी 2000। अब उसके बाद में 5वां पॉइंट भी अपने चल दिया, 6ठा भी हो गया, 7वां भी हो गया। अब 8वां पॉइंट में क्या है कि आर को उनकी लेनी रकम रोकड़ में चुका देनी है, और यह रकम पी और क्यू इस प्रकार रोकड़ में लाएंगे कि जिससे उनकी पूंजी नई पीढ़ी में नए लाभ आने के प्रमाण में रहेंगे। इसकी गणना बाद में करते, पहले अपने पक्की तलपट की जो भी एंट्री बाकी है उसको अपने पहले कर देते हैं। पूंजी की बाकी अपने पहले शेष आगे ले लिया। अब सामान्य अनामत को बांट दो। साझेदार के पूंजी खाते में जमा में सामान्य अनामत 1200 है। अब 1200 को 3 से भाग दे दो, समान भाग में है तो 1200 भागा 3 कर दो, तो सबके भाग में कितनी आएगी, 400 रुपया सामान्य अनामत आ जाएगी। पी के पूंजी खाते में 400, क्यू के पूंजी खाते में 400 और आर के पूंजी खाते में 400। अब विनियोग वृद्धि कमी फंड की एंट्री अपने कर दी। अब लेनदार 4600, तो लेनदार अपने कहाँ ले जाएंगे, पक्की तलपट में निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में लेनदार 4600 लिखेंगे। अब अपने बाकी क्या बचा है,
अपने बाकी बचा है यहाँ पर जो ट्रेडमार्क लिखा है, तो ट्रेडमार्क के अंदर ट्रेडमार्क 5,400 है। अब यहाँ पे ट्रेडमार्क के अंदर क्या एंट्री करने की कि ट्रेडमार्क की एंट्री अपने पक्की तलपट में निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट में ट्रेडमार्क 5,400 लिख दो। जमीन मकान की एंट्री कर दी, एक्स लिमिटेड का शेयर भी लिख दिया। अब स्टॉक लिखो 300, पक्की तलपट में संपत्ति लेना में 300 स्टॉक लिख दो। देनदार की एंट्री हो गई। रोकड़ और बैंक 1500 अपने शेष आगे ला दी है। अब अपने लाभ हानि खाता जो 3,000 लिखी है उसको अपने साझेदारों के पूंजी खाते में बांट देने का है। ये 3,000 को 3 से भाग दो तो એટલે 1,000 आ जाएगी। लाभ हानि खाता 1,000, 1,000 और 1,000। अब अपने पहले पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करते हैं। अब पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करेंगे तो कितनी जमा की रकम 5,240 आ रही है। तो अपने 5,240 में से 2,000 माइनस कर दो तो कितना आएगा 3,240। अब अपने लाभ हानि का प्रमाण समान दिया है, इसलिए 3,240 को 3 से भाग दे दो। 3 से भाग दे दिया तो पी को कितना मिला 1,080, क्यू को भी 1,080 और आर को भी 1,080 मिला। अब जो साझेदारों के पूंजी खाते उसको लाभ ले जाना है तो कहाँ पर आएगा, जमा की और आएगा। पुनः मूल्यांकन खाता लिखो, पी के अंदर 1,080, क्यू में भी 1,080, आर में भी 1,080, बराबर इतना हो गया। अब अपने साझेदारों का पूंजी खाता बंद करना है। अब साझेदारों का पूंजी खाता बंद करना है तो पहले अपने जो पी के पूंजी खाता देखते हैं। पी के पूंजी खाता की कितनी एंट्री है, रोकड़ में कुछ लाता है और ले जाता है वो देखना है। तो इसके लिए अपने पहले जो पूंजी खाता की एंट्री में है, पहले अपने जमा का टोटल कर रहे 9,000 प्लस 400 प्लस 20 और 1,080। तो अपने पास में कुल कितना आया है 10,500। पीछे गणना की हुई है, किताब में देखना आप। पी और क्यू की नई पूंजी ज्ञात करने के लिए पी की पूंजी अपने पहले जितनी एंट्री उधार जमा की थी वो लिखी, तो 10,500। अब उधार में देखो कितनी एंट्री है तुम्हारे पास में, 1,000 और 2,000, 3,000 थी। तो 10,500 में से अपने 3,000 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी 7,500। अब इस तरह से अपने क्यू की पूंजी ज्ञात करेंगे। क्यू की पूंजी में पहले जमा की 6,000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 1,080। तो अपने कितनी आई 7,500। अब 7,500 में से क्यू के उधार में कितना था तो 1,000, तो उसमें 1,000 माइनस कर देंगे। 7,500 में से 1,000 माइनस तो 6,500 आएगा अपने पास में। अब इस तरह से आर की पूंजी करेंगे। आर को चुकाई रकम, अतिरिक्त रकम अपने कितनी आर को चुकाते हैं। पहले अपने जमा का टोटल करेंगे 6,400, फिर 20 करो 4,000, फिर 20, उसके बाद में 2,000। पी का पूंजी खाता 2,000, ये तो अपने पास में पहले थी, वो 2,000 प्लस किया और 1,080। तो अपने पास में कुल कितना आया 9,500। उधार में कितना था 1,000, तो आपने क्या किया माइनस कर दिया तो 8,500 आया। अब उसकी गणना करेंगे तो अपने और क्यू की नई पूंजी ढूंढी मैंने। साझेदार के पूंजी खाते से ढूंढना सिखाया कि जमा क्यू आर का पहले टोटल करना और उधार का करना। उसमें से अपने पी में 7,500 बचा, क्यू में 6,500 बचा और आर में 8,500। अब उसका सबका कुल टोटल करो, ये नई पेढ़ी की कुल पूंजी बनेगी
तो नई पेड़ की कुल पूंजी कितनी आई है तुम्हारे पास में? 22,500। 7,500 प्लस 6,500 प्लस 8,500, तो कुल कितना है? 22,500। अब 22,500 को पी की नई पूंजी अपने प्रमाण लाभ हानि का नया प्रमाण अपने ढूंढा, तो कितना मिला था? 2 और 1। तो उसको 2 और 1 के प्रमाण में बांट दो। 22,500 गुणा 2 भागा 3, तो पी को कितनी मिलेगी? 15,000। इस तरह से क्यू का ढूंढेंगे। 22,500 गुणा 1 भागा 3, तो 7,500। ये जो नई पेढ़ी की पूंजी आई वो अपने क्या लिखेंगे? साझेदारों के पूंजी खाते में 1,500 और 7,500 लिखेंगे। अब साझेदारों के पूंजी खाते में शेष आगे ले गए 15,000 और 7,500, यानी अपना ये रोकड़ की लेन देन के अंदर अभी क्या बाकी रहता है? इसका तो टोटल मिल गया तुमको, आर का भी मिल गया और क्यू की भी रकम तुमको मिल गई। अब ये जो आर, पी और आर के जो 15,000 7,500 है तो अपने रोकड़ खाते में लिखेंगे। पी का पूंजी खाता कितना आएगा? 7,500। और क्यू का पूंजी खाता 1,000 और आर का पूंजी खाता 8,500। और फिर शेष कितनी आगे ले जाएंगे? 1,500। अपने जो ये रोकड़ ढूंढी जमा के अंदर, ये कहाँ से आई? तो साझेदारों के पूंजी खाता का टोटल करके पी के पूंजी खाते की जो बाकी थी वो अपने 10,500 थी, तो 18,000 में से 10,500 माइनस किया तो 7,500 आया। और 8,500 में से अपने जो बाकी रकम थी वो 7,500 थी, तो 8,500 में से 7,500 माइनस किया तो 1,000। वो रकम अपने रोकड़ खाते में लाई है। बराबर के आर के पूंजी खाता 8,500 और जमा का उधार में डाल दिया। पी का पूंजी खाता 7,500 और क्यू का पूंजी खाता 1,000, यानी अपने साझेदारों का पूंजी खाता भी क्लोज कर दिया। अब रोकड़ खाता, अब रोकड़ खाते के अंदर शेष आगे लाए कितनी है? 1,500। पी का पूंजी खाता है 7,500 और आर का क्यू का पूंजी खाता 1,000। कुल अपने रोकड़ की टोटल उधार का कितना? 10,000 हुआ। 10,000 में से आर के पूंजी खाता जो है 10,000 में से 8,500 माइनस करो तो अपने कितना आएगा? 1,500। तो शेष आगे ले गए 1,500, 1,500। अब जो ये शेष है अपने रोकड़ शेष अपने संपत्ति लेना मिला लेके रख दो। रोकड़ शेष 1,500। अब अपने पूंजी खाता की शेष आगे लाए, पी की 15,000 और क्यू की 7,500, तो कुल 22,500 हो गया। अब अपने पूंजी खाता क्लोज करते हैं। 22,500 प्लस 4,600 प्लस 2,000, तो कितना है? 29,100। और संपत्ति लेना का 15,000 प्लस 1,200 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 5,400, तो 29,100। अब यहाँ पर अपने जो 23वां उदाहरण है इसके जैसा ही है, आप लोगों को अपने आप करना पड़ेगा। और 24 से उदाहरण से अपने यहाँ पे जो 23 तक की उदाहरण चलना है, क्योंकि सिलेबस में जो कमी हुई है 25-30%, वो तुम लोगों को मृत्यु के जो भी सवाल है, यानी पॉइंट नंबर 9 251 से जितना भी पेज है 251, 252, 253, 254, 255, 56, 57, 58, 59, 60, 61, कोई भी पीछे का ये 251 से अपने चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तक में कोई भी सवाल अपने को करना नहीं है। इस तरह से तुमको स्वाध्याय के अंदर भी जो ये मृत्यु वाले सवाल जहाँ से है
मृत्यु वाले यानी 16 से तुम्हारे पास में है, 16 से 19 एक भी सवाल तुमको मृत्यु वाले सवाल करना नहीं है। और निवृत्ति में भी जो इसके अंदर अपने प्रवेश के अंदर एक नया नियम निकाला है कि जो अपने पूंजी ऐसे ढूंढी, आज अपने ढूंढी कि नई पूंजी अपने ढूंढने की हो, ऐसा सवाल पूछा नहीं जाएगा। इसलिए आज यहाँ इस लेसन नंबर 6 की समाप्ति कर रही हूँ। और लेसन नंबर 7 कभी नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 7 तुम्हारा चलेगा, साझेदारी पेड़ी का विसर्जन।